नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी खबरें दुनिया भर से जो आपके इनकम, आपके खर्चे, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट कर सकती हैं। तो चाहे ये खबर पॉलिटिकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, अगर ये इन 5 चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है देन विल डिस्कस दैट। हम कॉज़ और इफ़ेक्ट दोनों चीज़ को एनालाइज़ करेंगे कि क्या कॉज़ हो सकता है इस इवेंट का एंड क्या इसका इफेक्ट होगा हमारे ऊपर, हमारे फाइनेंसेस के ऊपर स्पेसिफिकली। तो फाइनेंस से रिलेटेड चीजें यहाँ पे सारी डिस्कस होंगी। शुरुआत करता हूं मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। रेसिप्रोकल टैरिफ्स विल अप्लाई टू ऑल कंट्रीज, ट्रम्प। अब एक गलत फहमी लेकर हम लोग बैठे थे कि अगर जैसे इंडिया ने किया कि हम पहले ही टैरिफ्स लेट्स से कम कर देते हैं, जैसा डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि इंडिया काफी टैरिफ लगाता है, पहले ही इनकी बातें हम मानना शुरू कर देते हैं, तो ये हम पर शायद टैरिफ नहीं लगाएंगे और दूसरी कंट्रीज पर टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई किया कि 2 अप्रैल को हम लोग रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं और ये अप्लाई करेगा सारी कंट्रीज पर, जी, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो इंडिया के जो थोड़े बहुत होप्स थे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं कि हम लोग क्योंकि नेगोशिएशंस भी कर रहे थे, बीटीए कर रहे थे, एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ पे ऑल कंट्रीज, इनका कहना है एसेंशियली ऑल ऑफ द कंट्रीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, देयर इज नॉट अ कट ऑफ, मतलब कोई कट ऑफ नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर एक कंट्रीज पे टैरिफ लगने वाला है। जो लोग ये सोच रहे थे कि 10 से 15 कंट्रीज है उन पे लगेगा स्पेसिफिकली, जो ज्यादा टैक्स लगाती है यूएस पर, या बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस है जिनके साथ, लेकिन ये नहीं होने वाला। तो विदाउट नेमिंग इंडिया, ट्रंप ने एम किया ट्रेड प्रैक्टिसेस पर इन एशिया। यू गो टू सर्टेन प्लेसेस, इनका ये कहना है, एंड हर एक कंट्री जो यूएस की कंपनीज पर टैक्स लगा रही है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली बैड है। एंड इनका ये कहना है कि ये उस तरीके का टैक्स तो नहीं लगाएंगे जैसी बाकी कंट्रीज लगा रही हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्श है, बट स्टिल हम लोग सारी कंट्रीज पर टैक्स लगाने वाले हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, दुनिया भर में शेयर बाजार नीचे आ रहे हैं। ये वीडियो बनाते वक्त सेंसेक्स करीब मेरे ख्याल से 250-300 पॉइंट नीचे है। इसके अलावा अगर आप देखोगे गोल्ड लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जब लोग डरते हैं तो पैसा गोल्ड में जाता है। दुनिया भर में अगर आप देखो तो यूएस मार्केट्स 5 दिन से लगातार गिर रहे हैं, यूरोपियन मार्केट्स लगातार गिरा हुआ है, एंड एशियन मार्केट्स में भी काफी भारी गिरावट है। इंडिया तो मैं कहूंगा हो सकता है पहले से काफी नीचे आ गया था, इसलिए भी इससे ज्यादा नहीं गिरा है, बट स्टिल यहाँ पे काफी गिरावट देखने को मिल रही है दुनिया भर में। बात करते हैं अगले आर्टिकल की। ये आर्टिकल है एक एडिटोरियल आर्टिकल और ये है बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में। कितने सारे लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं इस सेक्टर ने। और आगे क्या है हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेटअप हुआ था 1986 में, ठीक है। और सब्जेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी था, तब से हार्नेस किया गया। इंडिया में वैक्सीन डेवलपमेंट में मदद की इसने, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ग्रोथ में मदद की है, लेकिन ये कभी भी आईटी को नहीं बीट कर पाया जो बायोटेक है। यहाँ पे आईटी बहुत तेजी से ग्रो करता गया। उसके बाद हमने बायो ई3 पॉलिसी लॉन्च किया। बायो मतलब ऑफ कोर्स यहाँ बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और ई3 में ई होता है इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये स्कीम्स लॉन्च की ताकि हम इंडिया को पोजीशन कर पाए एज अ ग्लोबल बायो इकोनॉमी लीडर। हम लीडर बनना चाहते थे इसमें। और एक रिपोर्ट आई है अब टाइटल्ड इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025, और ये जो सेक्टर है इसने पिछले 10 साल में 16 गुना यहाँ पे एक्सपेंशन दिखाया है। मतलब $10 बिलियन से ये $165 बिलियन हो चुका है 2014 से 2024 के बीच में। तो सोचो आप क्या इमेंस ग्रोथ है, ठीक है, इस सेक्टर में। एंड अगले 5 ही साल में फिर से डबल हो जाएगा। यस, ये लोगों का कहना है कि अगले 5 साल में डबल हो सकता है। बायो इंडस्ट्रियल, बायो फार्मा, ये 2 सबसे बड़े सेगमेंट्स हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है बायो आईटी और बायो एग्री। तो सब सेगमेंट लेवल पे भी अगर आप देखोगे तो ग्रोथ कहाँ ज्यादा नजर आ रही है, पोर्टेबल अल्कोहल में, बायो फ्यूल, थेरेपेटिक्स, वैक्सीन, बीटी कॉटन, बायो फर्टिलाइजर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो काफी बढ़िया ग्रोथ है। स्टार्टअप्स की मैं बात करूं, 2020 में 4200 स्टार्टअप्स थे, 4237, एंड 2024 में 10,075 स्टार्टअप्स है। सो स्टार्टअप्स में 2.5x ग्रोथ आ चुका है यहाँ पे। एंड इंडिया फॉसिल फ्यूल से दूर जा रहा है, राइट। हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में इनोवेशन अगर आती हैं तो इट विल हेल्प अस इन एनवायरमेंटली बेनाइन प्रोडक्ट्स डेवलप करने में काफी हेल्प करेगा हमें। एजिंग पॉपुलेशन भी है, क्रोनिक डिजीज बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से फार्मा और वेलनेस सेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि आज इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है। तो कल दुनिया की सबसे बड़ी बूढ़ी पॉपुलेशन भी इंडिया के पास ही होगी, राइट। उस टाइम पे क्या चाहिए होंगे, आप ऐसे भी सोचो। आज अगर मेरे पास 50 करोड़ युवा है, तो कल मेरे पास 50 करोड़ यही बूढ़े होंगे जो डिपेंडेंट होंगे,
ठीक है, तो तब इतने युवा होंगे या नहीं पता नहीं जिन पर ये डिपेंड कर पाए एक्चुअली। तो बहुत सारी चीजें आप कह सकते हो इसके बारे में कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं अगर आप इस टर्म्स में सोचो तो। गवर्नमेंट ने भी काफी स्टेप्स लिए, कस्टम ड्यूटी को 150% से 10% पे ले आए ये लोग। एंड काफी सारे स्मॉल वॉल्यूम क्रिटिकल लैबोरेटरी केमिकल्स में या फिर बायोटेक रिएजेंट्स होते हैं उसके लिए भी काफी छूट मिल गई है। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग स्केल करने की बात चल रही है, लेकिन काफी सारे चैलेंजेस भी है। ठीक है, जैसे कि इंडिया में सिर्फ 10 ही स्टेट है जहाँ पे 80% बायोटेक कंपनीज है। ठीक है, और ये हर सेक्टर को लेकर है। आईटी में भी मुझे लगता है ऐसा ही है, 10 ही स्टेट्स में 90% आईटी कंपनीज होगी, तो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं बोलूंगा स्पेसिफिकली बायोटेक का नहीं है। लोग बड़े कम है, यस, आप लोग बोलते हो ना जॉब की कमी है, बायोटेक में 35 लाख लोग हैं इस टाइम पे। ठीक है, एंड 2030 तक यहाँ पे 1 करोड़ लोग चाहिए। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे ना शॉर्टेज है बहुत बड़ी स्किल्ड प्रोफेशनल्स की। स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं मिलते बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में जो इस तरीके के काम कर सकते हैं जिसके रिक्वायरमेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस टाइम पे भी। एंड ये टाइम है कि हम मॉडर्नाइज करें, गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है सिंगल विंडो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स लेकर आए ताकि और तेजी से यहाँ पे डेवलपमेंट हो। बात करता हूं मैं अगले आर्टिकल की, और ये है एफपीआईज के बारे में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो बाहरी निवेशक इंडिया के शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, और अगर आप इनका डेटा देखोगे तो पिछले 5 में से 3 सालों में लगातार ये भारतीय शेयर बाजार से शेयर बेच रहे हैं। और खरीद कौन रहा है? खरीद रहा है डीआई, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स है स्पेसिफिकली, जिनका सबसे बड़ा शेयर है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार 3 साल से भारतीय शेयर बाजार में शेयर बेच रहे हैं, हमारी कंपनी को बेच रहे हैं, और करीब 1.31 लाख करोड़ के शेयर तो ये बेच चुके हैं सिर्फ FY25 में। ठीक है, ये हाईएस्ट है 2022 से लेके अभी तक का 3 साल का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे सेल देखने को मिल रहा है। सेम टाइम पे डीआई अगर आप देखोगे तो नेट बायर है 6 ट्रिलियन रुपए के शेयर के। डीआई ने रिकॉर्ड बाइंग की है और एफपीआई ने रिकॉर्ड सेलिंग किया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछले 12 महीने भी उठा लो, 7 महीने बेचा है इन्होंने शेयर्स लगातार। तो सेलिंग क्यों आई? बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, मैं कुछ भी रीजन दे सकता हूं, कुछ भी सही हो सकता है, गलत हो सकता है। न्यूज़पेपर्स एंड बिजनेस न्यूज चैनल का काम यह है कि कुछ भी हो जाए तो उसका रीजन वो कहीं ना कहीं से लाके उस पर चिपका देंगे। ठीक है, तो ये जो सेलिंग आई है इसके रीजंस बताए गए कि कैपिटल चाइना गया है सबसे पहले तो। ठीक है, क्योंकि वहां पे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन थे और गवर्नमेंट काफी स्टिमुलस अनाउंस कर रही थी। दूसरा, इंडिया के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स वीक आ रहे हैं और आगे भी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा खास नहीं है, ये बात भी सही है। डोनाल्ड ट्रंप तीसरा रीजन है, क्योंकि उनके आने के बाद से टैरिफ्स की बात चलने लग गई और समझ में नहीं आया कि आगे टैरिफ्स बढ़ेंगी घटेंगी, और आज भी मार्केट उसी की वजह से डाउन है। पूरी दुनिया में डाउन है आज मार्केट, पिछले 3 दिन से मार्केट डाउन है। तो आप रीजन दे सकते हो कि ये भी सही है। यूएस में बॉन्ड यील्ड्स काफी बढ़ गए, मतलब वहां फिक्स्ड इनकम जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ही है वही इतना बढ़ गया कि लोग फिर रिस्क लेके कहीं और पैसा क्यों डालेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, राइट। और एक रुपया भी आप कह सकते हो, रुपया जैसे जैसे थोड़ा और स्टेबल होगा तो फॉरेन इन्फ्लोज ज्यादा आएंगे, यहाँ पे रुपया भी एक रीजन बताया जा रहा है। बट इसमें इट्स मच मोर देन दैट मैं कहूंगा। म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखोगे तो डीआई ने जो आई किया उसमें म्यूचुअल फंड्स का कंट्रीब्यूशन है 4.7 ट्रिलियन रुपीस, 4.7 लाख करोड़ के स्टॉक्स इन्होंने बाय किए हैं इंडिया में। ठीक है, तो रिकॉर्ड लेवल पे एसआईपी आ रहा है म्यूचुअल फंड्स के पास, और म्यूचुअल फंड्स कैश लेके बैठते नहीं है। म्यूचुअल फंड्स का सिंपल फंडा है, जैसी मार्केट नीचे जाए वो खरीदते हैं, मार्केट ऊपर जाए वो बेचते हैं। तो पिछले 20-25 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो जब जब मार्केट नीचे गया है, क्रैश हुआ है, कुछ भी हुआ है, म्यूचुअल फंड्स ने लगातार बाइंग किया है यहाँ पे। तो जो 2 साल की सस्टेन रैली थी उसकी वजह से एफपीआई को अपॉर्चुनिटी मिला कि वो बुक करें प्रॉफिट्स, और डीआईएस ने भी काफी बाइंग की है यहाँ पे, जितना एफपीआई ने बेचा है उससे ज्यादा ही बाइंग की है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे देखते हैं किस ट्रेजेक्टरी में जाता है। एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट कुछ दिन कंसोलिडेट करेगा, मतलब एक ही रेंज में रहेगा। 50 मैं कहूंगा 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे, इस तरीके से रहने वाला है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंसोलिडेशन होगा, बेटर रिजल्ट्स आएंगे आगे और क्लैरिटी आएगी तो मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। अब मैं बात करूंगा मुंबई के रियल्टी सेक्टर की। रिकॉर्ड सेटिंग मार्च चल रहा है इस टाइम पे। मुंबई इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट और प्राइजिएस्ट प्रॉपर्टी मार्केट है। एक नया पीक प्रॉपर्टी डील रजिस्ट्रेशन इन्होंने अचीव किया है। स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शंस मार्च में यहाँ पे रॉबस्ट रहे हैं। ठीक है, होम बायर सेंटिमेंट बहुत अच्छा है और लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी चल रहा है। तो कैसे पता मुझे? सबसे पहले तो मैं डेटा देखूंगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हुई है 15,400 प्रॉपर्टीज की, जो 10% का ग्रोथ है, 9% का ग्रोथ है पिछले साल से। ठीक है, स्टैम्प कलेक्शन जो टैक्स होता है, जो ओवरऑल आप टैक्स पे करते ही हो हर चीज पे, लेकिन आप घर खरीदते हो तो स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो। तो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन अगर आप देखोगे तो 41% बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर।
1584 करोड़ हो चुका है कलेक्शन, और ये सबसे बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है किसका? मार्च का। मुंबई का जो रियल एस्टेट मार्केट है वंस अगेन ये डेमोन्स्ट्रेट करता है रेजिलियंस, और क्लोज हुआ है हमारा फाइनेंशियल ईयर बहुत बढ़िया स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन के साथ। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिकॉर्ड फायदा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मुंबई का जो रियल एस्टेट मुंबई का जो रियल एस्टेट मार्केट है यहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्यों दिखा रहा है? सबसे पहले तो लोग कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी बढ़िया हुई है, होम बायर के प्रेफरेंसेस जो थे वो उन्हें मिल रहे हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लग्जरी जो सेगमेंट है या प्रीमियम सेगमेंट है यहाँ पे ग्रोथ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रीमियम मार्केट्स जो प्रीमियम अपार्टमेंट्स हैं बहुत तेजी से ये बुक हो रहे हैं, बहुत तेजी से ये बिक रहे हैं। तो हमेशा लग्जरी बाइंग कहीं ना कहीं एक ऐसा सेगमेंट है कोविड के बाद से इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ा है। प्रीमियम सेगमेंट में ग्रोथ बहुत तेजी से देखने को मिली है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि महाराष्ट्र में हमें काफी बड़ा डिमांड शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे डिमांड शिफ्ट पूरे इंडिया में भी है प्रीमियम मार्केट्स, प्रीमियम फ्लैट्स को लेकर के। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, और यह है सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में। काफी सारे लोग मेरे ख्याल से सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में जानते होंगे। ये हमारे टीवी रिमोट से लेकर के हमारी कार, हमारा फ्रिज, हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं उसमें ये यूज होता है। अब काफी चर्चा चल रही थी कि इंडिया अभी तक एक असेंबली नहीं करता सेमीकंडक्टर चिप्स की, जो कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा वर्कफोर्स है, इतने इंजीनियर्स हैं, राइट, और पूरी दुनिया में हमारे इंजीनियर्स आते हैं काम करने, लेकिन हम लोग एक खुद से सेमीकंडक्टर चिप नहीं बना पा रहे हैं। तो इस चीज में थोड़ा बदलाव आया है, पहले से काफी बेटर एक अचीवमेंट आई है, और वो है काइंड्स सेमीकंडक्टर की। ये सबसे पहली कंपनी हो सकती है जो एक पैकेज कंडक्टर चिप बना के दिखाएगी। बाय जुलाई यहाँ पे ये माइलस्टोन हो सकता है कंप्लीट हो जाए। इंडिया ने इसके लिए लॉन्च किया था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है। तो इनके सीईओ का कहना है कि जो टाइमलाइन है वो कंफर्म हो चुका है, एंड जो पायलट लाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्लीन रूम फैसिलिटीज भी शेड्यूल पर है, क्वालिफिकेशन टेस्टिंग भी स्लेटेड है, और पहला जो सैंपल है वो हैंड ओवर किया जाएगा किसको? यूएस की सेमीकंडक्टर फर्म अल्फा ओमेगा सेमीकंडक्टर को। यस, तो ये कस्टमर्स को प्रिपेयर कर रहे थे, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को और कंस्ट्रक्शन प्लान्स को अप्रूवल से पहले ही। तो जैसे गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने अप्रूवल दिया, काम करने पे तुरंत लग गए, ठीक है। एंड इन्हें कैबिनेट अप्रूवल मिला था कि ये आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली ओसैट फैसिलिटी सेटअप करेंगे गुजरात के सानंद में। 3300 करोड़ की फैसिलिटी है ये, ठीक है। एंड यहाँ पे असेंबली की बात चल रही है, तो इंडिया बेसिकली अभी असेंबल करेगा सेमीकंडक्टर्स को। करीब 63 लाख चिप्स ये डेली प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे इस प्लांट में। एंड अलग अलग टाइप के इसमें देखिए मैं बताऊं पैकेजेस होते हैं, अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं। तो उसमें हमें घुसते हैं हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे देख रहे हैं और कौन सी कंपनीज हैं इंडिया में। सीजी पावर, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रॉन, ये अलग से और 3 कंपनीज है जो सेमीकंडक्टर चिप बना रही है। जैसे टाटा काम कर इंडिया का सबसे पहला वेफर फैब्रिकेशन यूनिट बना रहा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। माइक्रॉन ने रिसीव किया कैबिनेट अप्रूवल अपने ATMP के लिए जून 2023 में, और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी ओसैट और फरवरी लास्ट ईयर इसके लिए अप्रूवल ले चुका है। सीजी पावर को मिला है कैबिनेट अप्रूवल ओसैट के लिए फरवरी 2024 में। तो यहाँ पे काफी उत्साह है। सो हमें देखना होगा कि हम बना पाते हैं या नहीं उस लेवल की चिप्स, सबसे पहले जो ग्लोबली रिक्वायर्ड है। एंड इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर चिप्स हम बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, लेकिन क्या हम कभी खुद से इसका टेक्निकल नो हाउ गेन कर पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें रिसर्च में काफी पैसा भी खर्च करना होगा, सेटअप करने में काफी पैसा खर्च करना होगा। तो वी हैव येट टू सी कि किस तरीके से इंडिया आगे ग्रो कर पाता है इसमें, और कई दशक लगेंगे ऑफकोर्स इससे देखने में, ये चीजें तुरंत नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।